नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि महागठबंधन की बैठक हुई, तमाम घटक दल मौजूद थे, लेकिन पशुपति पारस मौजूद नहीं थे। हमारे सूत्र बताते हैं कि पशुपति पारस को न्योता नहीं मिला था। ऐसे में सवाल उठता है कि जो पशुपति पारस एनडीए से नाता तोड़ चुके हैं, एनडीए से अलग हटने की बात कह चुके हैं, उस पशुपति पारस को महागठबंधन ने नहीं बुलाया। इसका मतलब क्या है? क्या पशुपति पारस कहीं के नहीं रहे? सवाल दूसरा भी है कि क्या आरजेडी ने ऐसी शर्त रखी थी कि पहले आप एनडीए गठबंधन से अलग होइए, उसके बाद हम सोचेंगे। पशुपति पारस को ऐसे भी कोई बहुत ज्यादा तवज्जो एनडीए में मिल नहीं रहा था। कोई पद नहीं, कोई सीट नहीं, कुछ भी नहीं। उन्होंने बहुत इंतजार भी किया, इसलिए विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ने की बात कही। जहां तक सवाल है लालू यादव से मिलने का, तो वो 2 बार लालू यादव से भी मिले, तस्वीरें भी खिंचाई, लेकिन फिर भी महागठबंधन की बैठक में उनको न्योता क्यों नहीं मिला? और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि जो आरजेडी के कई नेता दबी जुबान में ऐसी बात कहते हैं कि मुकेश साहनी ट्रस्टेड नहीं है, ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो मुकेश साहनी तेजस्वी यादव के दाहिने साइड क्यों बैठे थे? बाएं अल्लावरू बैठे थे, दाहिने मुकेश साहनी बैठे थे। इसका मतलब क्या निकाला जाए कि मुकेश साहनी को महागठबंधन ने अगला उप मुख्यमंत्री मान लिया है। इसका मतलब क्या निकाला जाए कि कांग्रेस का उप मुख्यमंत्री चुनाव परिणाम के बाद होगा। क्या आरजेडी इस बात को मान रही है? और जहां तक सवाल है मुकेश साहनी को ज्यादा तवज्जो देने का, तो क्या आरजेडी की नजरों में मुकेश साहनी की वीआईपी पार्टी की राजनीतिक हैसियत लेफ्ट से ज्यादा है? ये ऐसे गंभीर सवाल हैं जिनकी चर्चा हम आपके साथ करने जा रहे हैं, क्योंकि मुकेश साहनी का जहां तक सवाल है, तो वो कहते हैं ना, आंख मिचौली, दोनों तरफ खेल रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आरजेडी के कई बड़े नेता ऑफ द रिकॉर्ड कह देते हैं। जहां तक दिलीप जायसवाल का सवाल है, तो उन्होंने खुल करके कहा कि मुकेश साहनी से उनकी मुलाकात हुई थी, 1-2 एनडीए के नेता उनसे मिलने को तैयार, माफ करिएगा, इंडिया के नेता उधर आने को तैयार हैं। प्रेम कुमार ने तो यहां तक कह दिया कि इंडिया गठबंधन के कई घटक दल टूटने को तैयार हैं। सवाल यह है कि बिहार की राजनीति में चल क्या रहा है? सवाल यह है कि महागठबंधन की बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात होती है, लेकिन अभी भी कांग्रेस तेजस्वी यादव को सीएम क्यों नहीं मान रही? आखिरकार पेच कहां फंस रहा है? मुकेश साहनी को तवज्जो देने की मजबूरी क्या है? यह सबको पता है। 19 में से 12 सीटें लेफ्ट पार्टी जीती थी, और मुकेश साहनी पिछले चुनाव में जो भी जीते वो भी उनके साथ नहीं रहा। वो बीजेपी के नेता थे, मुकेश साहनी के टिकट पे चुनाव लड़े थे। तो ऐसे में महागठबंधन के भीतर क्या चल रहा है, और क्या एनडीए वाकई मुकेश साहनी पर डोरे डाल रही है? क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में, यह हम आपको बताने जा रहे हैं। हम आपको यह भी बताने जा रहे हैं कि मुकेश साहनी क्या करने वाले हैं। हम आपको यह भी बताने जा रहे हैं कि क्या मुकेश साहनी अपने ट्रिक में कामयाब हो गए और पशुपतिनाथ पारस फंस गए, वो कहीं के नहीं रहे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पारस की राजनीति अब खत्म होने को है? सवाल यह भी उठता है कि मुकेश साहनी जो गेम खेल रहे थे दोनों तरफ बार्गेन करने का, उसमें कामयाब होते दिखाई पड़ रहे हैं। इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम आपको सुनाते हैं जेडीयू के नेता क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा, क्योंकि हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ मेहमान, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, जिनके साथ हम इस बारे में चर्चा करेंगे। इंडी गठबंधन परस्पर अंतर्द्वंद से गुजर रहा है, और ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी सहित विभिन्न दलों की महागठबंधन की बैठक हुई, और बैठक में समन्वय समिति बनाने का फैसला और नेतृत्वकर्ता के रूप में समन्वय समिति के माननीय तेजस्वी यादव को यह जिम्मेवारी दी गई। लेकिन उससे महत्वपूर्ण पक्ष है कि आखिर चेहरा क्या है। चूंकि तेजस्वी यादव का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है फॉलोअर का, भाई आप देख लीजिए, इनका 2015 में जो राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का 7 निश्चय पार्ट 2 है, उसके फॉलोअर बन गए, नीतीश कुमार जी के फॉलोअर बन गए।
अपने घोषणा पत्र को दरकिनार कर दिया, प्रण को दरकिनार कर दिया। जो महागठबंधन का घटक दल ने जो सर्वानुमति उसके पहले 2020 के चुनाव में बनाया था, उसको भी दरकिनार कर दिया। तो जन कल्याणकारी योजनाओं में सत्ता के लिए उसको भी दरकिनार कर देते हैं। तो ऐसे समन्वय समिति के संयोजक का क्या औचित्य? तेजस्वी यादव के साथ साथ मुकेश सहनी भी है। जिस तरीके से महागठबंधन में टूट की बात बताई जा रही थी, कल देखा गया कि साथ में, क्या इससे कोई नुकसान एनडीए को होगा आने वाले वक्त में? अब देखिए, माननीय मुकेश सहनी जी उनके घटक दल हैं और 2024 का लोकसभा चुनाव लिटमस टेस्ट के रूप में अगर मानता है विपक्ष, तब तो उसको अवलोकन कर लेना चाहिए। ऐसे कौन दल कहाँ जाएगा उसमें, उस महागठबंधन में, ये भगवाने जानते हैं, आदमी तो कोई नहीं जान सकता है। बीजेपी अपनी पार्टी और अपना गठबंधन बचाए, वहां भगदड़ मचने वाली है। एनडीए की नाव डूबने वाली है। एनडीए की नैया डूबता देख कई सहयोगी दल इधर पाला बदलने वाले हैं, इंडिया गठबंधन महागठबंधन में आने वाले हैं। तेजस्वी यादव जी को जनता ने, बिहार की जनता ने स्वीकार कर लिया है मुख्यमंत्री के रूप में। तेजस्वी यादव जी के कामों को देखा है। तेजस्वी यादव जी ने जनता का विश्वास भरोसा जीता है। तेजस्वी यादव जी को बिहार में सरकार बनाना है, ये बात तय है, ये बिहार की जनता ने ठाना है। तो आपने सुना मृत्युंजय तिवारी क्या कह रहे हैं, और आपने ये भी सुना कि नीरज कुमार जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं वो क्या कह रहे हैं। सवाल ये उठता है कि अपनी अपनी पार्टी का पक्ष तो रख रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ पशुपति पारस चूकते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुकेश सहनी क्या हिट होते नजर आ रहे हैं, या तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को बगल में बिठा करके एक तरीके से ऐसी राजनीति खेलने का प्रयास किया है, क्योंकि लेफ्ट में कांग्रेस बैठी है, वो अभी सीएम उम्मीदवार के नाम की घोषणा करने को तैयार नहीं है, पर राइट में मुकेश सहनी बैठे हैं जो जोर से कहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा। तो क्या ऐसे घटक दल की जरूरत तेजस्वी यादव को है? पर सवाल यह भी उठता है कि मुकेश सहनी हैं किधर, यह भी तो एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आप उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखें। 2019 और 2024 में वो एनडीए के साथ नहीं थे, वो महागठबंधन के साथ थे। और जहां तक 2020 का सवाल है और 2020 में वो आ गए थे एनडीए के साथ, और 2025 में किधर जाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। चलिए हम अपने मेहमानों के पास चलते हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, वरिष्ठ पत्रकार, और उनके जरिए हम जानने का प्रयास करेंगे ये चल क्या रहा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण जी जुड़े हैं, बहुत आपका स्वागत है। फैजान अहमद साहब जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत स्वागत है। इंद्रभूषण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मेरा सीधा सा सवाल है, दरअसल पशुपति पारस की एंट्री नहीं हुई, उन्होंने एनडीए को गुड बाय कह दिया, तब भी एंट्री नहीं हुई। और दूसरी तरफ अगर आप मुकेश सहनी की बात करें तो रिलायबिलिटी उनका जीरो है। खुद आरजेडी के नेता, जब आप उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात करें, वो सब कहते हैं वो उधर बात कर रहे हैं, देखते हैं उधर थक जाएंगे तब इधर जगह मिलेगी। पर तेजस्वी यादव तो राइट साइड में बिठाए हुए थे उनको, ये चल क्या रहा है? देखिए, मुकेश सहनी कहाँ जाएंगे उन्हें भी नहीं पता है। मुकेश सहनी का जो हालात है, आप देखते हैं कि वो तेजस्वी के मन से अपने आप घोषणा करते हैं कि मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा। तेजस्वी यादव जी ने कभी किसी मन से उनका नाम नहीं लिया है। तो अब ऐसी स्थिति में बताइए, कल बैठक थी और रात में वो पहुंच गए थे दिलीप जायसवाल के पास, तो उनकी जो स्थिति है मुश्किल है कहना। और ये मुझे लगा कि तेजस्वी जी ने उनको एक्सपोज करने के लिए जान के सामने रखा, क्योंकि एक दिन पहले ही ये बात हुई थी कि वो जाके मिले हैं भाजपा अध्यक्ष से, तो इसी बहाने कम से कम पब्लिक में मैसेज जाए कि ये आदमी मेरे पास है, उनको भी कुछ शर्म आए। मुझे यही लग रहा है फिलहाल। नहीं, पर मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा
कि आपको ऐसा लग रहा है, पर आपको लग रहा है कि मुकेश साहनी भी स्मार्ट प्ले कर रहे हैं। स्मार्ट प्ले इस सेंस में कर रहे हैं कि वो इस बात से पीछे नहीं हट रहे हैं कि मैं अगला उप मुख्यमंत्री हूं। जब उनकी बात बीजेपी से बन जाएगी, एनडीए से बन जाएगी और महागठबंधन पे प्रेशर लगातार डाल रहे हैं, तो कहेंगे महागठबंधन ने मुझे उप मुख्यमंत्री पद के तौर पर स्वीकार नहीं किया, उसका उम्मीदवार नहीं माना, इसलिए हम एनडीए की तरफ जा रहे हैं। क्या आपको इसकी संभावना दिखाई पड़ रही है? क्योंकि वो भी स्मार्टली प्ले तो कर रहे हैं। एकदम आपने सही पकड़ा है। वो केवल बार्गेन की राजनीति करते हैं और इस बार भी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी वो चाह रहे थे कि एनडीए उनको 2 सीट दे दे, एक बिहार में और एक झारखंड में, और उनको एमएलसी बना दे। जबकि उधर नहीं हुआ तो इधर आ गए, हालांकि तीनों सीट हार गए। तो मुकेश सहनी का अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है 16 से लेकर आज तक, अभी तक वो ये तय ही नहीं कर पाए कि उन्हें क्या करना है, किसी तरह सत्ता में आना है। एक बार तो मंत्री बन भी चुके हैं, लेकिन अब देखिए आगे अभी वो पेंडुलम में है और सीट लेने के लिए बार्गेन की राजनीति कर रहे हैं। नहीं, पर एक बात मुझे यह बताइए कि तेजस्वी यादव ने यह नहीं सोचा कि लेफ्ट की ज्यादा राजनीतिक हैसियत है, उनसे ज्यादा मुकेश साहनी को तरजीह देने का मतलब यह नहीं है कि लेफ्ट नाराज हो सकता है। अरे लेफ्ट का ज्यादा वोट बैंक है, ज्यादा जनाधार है, वो ज्यादा सीट जीतती है, उसके ज्यादा एमएलएज हैं और वो ट्रस्टेड एलाई है। क्या उसका ट्रस्टेड एलाई होना ही दुश्वार हो गया, इसलिए तेजस्वी यादव उनको बगल में बिठा दिए और लेफ्ट को भूल गए? क्या मतलब है इसका? देखिए, लेफ्ट और आरजेडी तो एकदम जो होता है ना, माने अन्योन्याश्रय संबंध है, दोनों का कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। सोन के किनारे दोनों तरफ, दोनों के साथ होने से दोनों को सीट का फायदा मिलता है। और तेजस्वी जी को पता है कि लेफ्ट कहीं जाने वाला नहीं है, लेफ्ट तो बीजेपी के पास नहीं, तो उसको तो कोई मनाना भी नहीं है, एक्सपोज करना है साहनी जी को। तो मुझे यही लग रहा है कि साहनी जी चूंकि एक दिन पहले गए थे बीजेपी के पास, तो साहनी जी को एक्सपोज करने के लिए जान के वो बगल में बिठाए, इनको भागने में थोड़ा सा लाज तो रहेगा। पर यह भी तो दिखता है कि साहनी जी की राजनीति तो दौड़ पड़ी है, चल पड़ी है, बार बार हारते हैं, फिसड्डी साबित होते हैं, लेकिन फिर भी लोग ये मानते हैं उनके पास 3-4% वोट है। पर पशुपति पारस को कोई अपने साथ लेने को तैयार नहीं हो रहा है। उन्होंने वफादारी दिखाने के लिए एनडीए से नाता भी तोड़ लिया, पर पशुपति पारस को न्योता क्यों नहीं मिला इंद्रभूषण जी? देखिए, पशुपति कुमार पारस की अब राजनीति अब खत्म हो चुकी है। उनके छोटे भाई का तो देहावसान भी हो गया। वो दोनों अपने भतीजे और अपने बेटे के लिए काम कर रहे हैं। उनके बेटे यूएस लौटना चाहते हैं अलौली से, और उनके भतीजे तो एक बार एमपी भी हो चुके हैं। तो वहाँ राजनीति वहाँ है, तो उनको 2-3 सीट चाहिए। उनको सूरज भान जी फाइनेंस करते हैं। सूरज भान के भी अभी हालत खराब है, पिछली बार टिकट नहीं मिला, सड़क पे हैं। अनंत सिंह को उनसे मुकाबला करना है। तो ऐसे मामले में अभी उनके पास वैसा कोई आधार वोट या वोट बैंक नहीं है कि उनके लिए पार्टी हाय हाय करे। वो उनको बहुत होगा थोड़ा सा चिराग को तंग करने के लिए, चिराग के लोगों को डैमेज करने के लिए 4-5 सीट दे दिया जाएगा। तो पशुपति कुमार पारस के पास कोई पासवान का वोट तो है नहीं, तो क्यों उनको तवज्जो देंगे? चलिए, क्यों तवज्जो देंगे, पर कहने के लिए तो वो एनडीए में थे ना। फैजान अहमद साहब, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। फैजान अहमद साहब के पास जाना चाहूंगा। ये साहनी को इतना तवज्जो लेफ्ट को, आपको नहीं लगता कि लेफ्ट को इग्नोर करना है या टेकन फॉर ग्रांटेड लेना है कि ये लेफ्ट जाएगी कहाँ, ये तो हमारे साथ ही रहना है, और साहनी जिसके पास 3-4% वोट है उसको बगल में बिठा दो? इंद्रभूषण जी कह रहे हैं एक तरीके से एक्सपोज करने की राजनीति थी। पर क्या आपको लगता है कि मुकेश साहनी को इससे ज्यादा फर्क पड़ेगा? अभी भी बेटर डील उधर मिल जाए तो मुकेश साहनी जा सकते हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आरजेडी के कई नेता बोलते हैं, बड़े नेता बोलते हैं कि उनकी बात उधर चल रही है। उधर अगर छोटा डील भी मिला और उधर तवज्जो मिल गया तो वो उधर चले जाएंगे, और उधर नहीं जाएंगे तब इधर रहेंगे। आप कैसे देखते हैं इसको सर? ये मुकेश साहनी पता नहीं एक्सीडेंटली पॉलिटिक्स में आए हैं या क्या मामला, बहरहाल वो स्थिर नहीं है।
जब से वो राजनीति में आए स्थिर नहीं है, मंत्री भी हुए, उनके एमएलए भी हुए, लेकिन वो स्थिर नहीं है। और उनके साथ मामला ये है कि उनके पास दो ऑप्शन है, या तो एनडीए में जाएंगे या महागठबंधन में जाएंगे। एनडीए में बात अगर नहीं बनी, उनको लिफ्ट नहीं मिला, तो महागठबंधन में चले जाएंगे। महागठबंधन ने अगर उनको इग्नोर किया तो एनडीए में चले जाएंगे। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों ही अलायंस चाहते हैं कि वो हमारे पास रहें या हमारी तरफ आ जाएं। बहरहाल इसीलिए ज्यादा तवज्जो जो कल की आप बात कर रहे हैं कि अपने दाहिनी तरफ तेजस्वी ने उनको बैठाया, तो ज्यादा तवज्जो इसीलिए दी जा रही है कि वो दूसरी जगह कहीं नहीं जाएं, हमारे ही तरफ रहें और जो हम दें वो ले लें। हालांकि उन्होंने पब्लिकली मांग की है कि हमको 60 सीट मिलनी चाहिए और मुख्यमंत्री की कुर्सी उप मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलनी चाहिए। पर ये तो मतलब अपने आप अलायंस के अंदर की बात है, वो अपना जो भी बात करे वो अलग बात है, लेकिन ये सब बातें उन्होंने पब्लिकली कही हैं। तो यही बात है कि उनको ज्यादा तवज्जो कल इसीलिए दी जा रही थी। और दूसरी चीज ये भी है कि वो देखिए पिछले जो कुछ उपचुनाव हुए हैं विधानसभा के, तो साहनी जी तेजस्वी यादव के साथ साथ उनके बिल्कुल हेलीकॉप्टर में उनके सारथी बने रहे, उनके साथ ही कैंपेन करते रहे सुबह से लेकर शाम तक रोजाना। कहा भी ये भी जाता है कि भाई वो फाइनेंशियल हेल्प भी करते हैं आरजेडी की। ये तो उनके अपने अंदरूनी बात थे। ये दूसरी जो बात है कि पशुपति कुमार पारस को क्यों नहीं बुलाया गया, क्यों नहीं आए वो? भाई इसलिए नहीं आया कि उनको बुलाया ही नहीं गया, उनको न्योता ही नहीं दिया गया। और तेजस्वी यादव ने कहा है कि पारस जी के मामले में ऐसा है कि हम लोग अगली बैठक में इस मसले पर बात करेंगे, इस इशू को रखेंगे सबके सामने और जो फैसला होगा उसके हिसाब से काम करेंगे। यानी देखिए उनको अलायंस में लाने के लिए कांग्रेस की भी सहमति चाहिए, लेफ्ट पार्टीज की भी सहमति चाहिए, साहनी की भी सहमति, यानी सबके जो भी गठबंधन के पार्टी है सबकी सहमति हो जाएगी, तभी उनको पार्टी की मीटिंग में बुलाया जाएगा। तो अब उसका भी रीजन समझ लीजिए, उनको जो कम तवज्जो दी जा रही है या बिल्कुल ही उनको इग्नोर किया जा रहा है, उसकी वजह यह है कि पारस जी के पास एक ही ऑप्शन है। एनडीए ऑप्शन उनका खत्म हो गया क्योंकि एनडीए से वो निकल चुके हैं, वो एनडीए में कोई उनको पुश नहीं रहा है, तो अब उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो महागठबंधन में जाए, तीसरा कोई ऑप्शन है नहीं। इसलिए वो टेकन फॉर ग्रांटेड है। देखिए टेकन फॉर ग्रांटेड वाली जो पॉलिसी यहाँ पर है वो तेजस्वी जी लेफ्ट के साथ भी वही कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि लेफ्ट की तीनों पार्टियां सीपीआई एमएल, सीपीआई और सीपीएम जो अलायंस में एक साथ चुनाव भी लड़ रहे हैं और उनका अच्छा स्ट्राइक रेट भी है, उनका अच्छा परफॉर्मेंस भी है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन वो भी टेकन फॉर ग्रांटेड इसलिए ले जा रहे हैं कि वो और कहीं नहीं जा सकते हैं। अकेले लड़ने की इतनी अभी उनमें हिम्मत या ताकत कहिए कि नहीं है कि वो अकेले लड़ने या तीनों लेफ्ट पार्टीज मिल करके अकेले लड़े, वो भी नहीं है। दूसरे अलायंस में जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो थक हार के तो यही रहेंगे, चाहे जितनी सीटें मिले या जो भी मिले उनको, लेकिन रहना तो उनको इसी अलायंस में है, यानी महागठबंधन में ही रहना है। तो तेजस्वी ये बहुत ही शार्पली कहें या बहुत तेज रफ्तारी के साथ जो वो ये चाल चल रहे हैं, पॉलिटिकल मूव उनके हैं, तो उसमें वो अपने को दिखाना है कि हम देखिए सबसे ऊपर हैं, हम सुप्रीम लीडर हैं और हम जो चाहेंगे वही होगा। नहीं, आप फैजान साहब बिल्कुल आप जो कह रहे हैं हम सुप्रीम लीडर हैं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, पर कांग्रेस तो सीधा निगेट कर दे रहा है। कल भी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी और कोऑर्डिनेशन कमेटी के मुखिया हैं, ठीक बात है, पर कोऑर्डिनेशन कमेटी का मुखिया सीएम होगा ये बात अभी भी कांग्रेस एक्नॉलेज नहीं कर रही है, मानने को तैयार नहीं है। तो वो कोशिश तो कर रहे हैं पर कामयाब नहीं हो रहे हैं। और कांग्रेस इस बार उनको बार बार बता रही है कि नहीं भाई हम आपको सीएम के तौर पर अभी एक्नॉलेज नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ बैक रूम जो डिप्लोमेसी है चल रही है, बातचीत चल रही है, सीटों की बात होगी, बहुत सारी बात हो सकती है। पर एक जो बड़ा चीज सामने आता है कि कई बार आप अपने ट्रस्टेड एलाई को इग्नोर करते हैं
और जो ट्रस्टेड नहीं भी है आपकी टीम के लोग बोलते हैं, उनको आप बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। बहुत ज्यादा तवज्जो देने का मतलब डॉक्टर संजय कहीं ये तो नहीं हो जाता है कि भाई आपने लेफ्ट को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, जबकि आप खुद मानते हैं कि उनके पास वोट बैंक ज्यादा है। कई बार तो दबी जुबान में आप कहते हैं कांग्रेस से ज्यादा वोट बैंक उनके पास है, वो ज्यादा सीट डिजर्व करते हैं, लेकिन चूंकि नेशनल एरिना में उनका उतना बड़ा प्रभाव नहीं है, इसलिए आपको कांग्रेस को ज्यादा सीटें देनी पड़ती है। क्या कहते हैं डॉक्टर संजय कुमार? देखिए, विधानसभा का चुनाव को नेशनल एरेना से कोई लेना देना नहीं होता है। वो स्थानीय मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाता है और स्थानीय समीकरण की बिसात ही बिछाई जाती है। बिल्कुल आपने सही कहा कि 16 सीटें अभी भी लेफ्ट जीती हुई, 29 सीटें इनको दी गई थी। माले तो 19 सीटें मिली थी, 12 जीत गई थी। 2 एमपी इनके हैं, 2 एमपी इनके जीत गए हैं। तो स्ट्राइक रेट के हिसाब से तो लेफ्ट पार्टियों का 2 सीपीआई के, 2 सीपीएम के हैं, 16 इनके एमएलए। स्ट्राइक रेट के हिसाब से ये मजबूत स्थिति में फिर भी, और मुकेश सहनी की जो बात कह रहे हैं, इनको तो एक भी सीट नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। फिर भी जिस तरह से कांग्रेस के बाद मुकेश सहनी की कुर्सी लगाई गई और जो पोस्चरिंग थी उनकी, कल जिस अंदाज में वो अपने को बोल रहे थे, बता रहे थे, लग रहा था कि कुछ ज्यादा ही तरजीह उनको दी जा रही है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि कभी कभी होता क्या है कि जो ताकतवर पार्टियां होती हैं, जिनकी जमीन होती है, वो थोड़ा सरल, शांत, सहज होते हैं और वो मौके का या नजाकत की पहचान उनको होती है। कई बार ऐसा हुआ है, ठीक है, लेफ्ट की पार्टियों की मजबूरी है बीजेपी का विरोध करना, लेकिन लेफ्ट की पार्टियों का एक स्टैंड भी रहा है कि ठीक है, हम एकला चलो की राह पर भी चलेंगे। अगर बहुत भाव नहीं दीजिएगा तो आप भी लड़ लीजिए, हम भी लड़ लेते हैं। ऐसा क्या है कि कोई गठबंधन में ही लड़ा जाए। ऐसा लेफ्ट पार्टियां करते रहिए, क्योंकि संघर्ष उनके ये में है। तो लेफ्ट की पार्टियों को कल नहीं मिल रहा था भाव, ये साफ साफ दिख रहा था। और मुकेश सहनी वाली बात जो सारे लोग कह रहे हैं, मैं भी सहमत हूँ कि वो ट्रस्टेड नहीं है। लग रहा है कि ये कभी कहीं, क्योंकि एक दिन पहले ही तो दिलीप जायसवाल का जो बयान आया था और उसके बाद जो साइड इफेक्ट था वो कल दिख रहा था। उस साइड इफेक्ट में क्या था? रह गई कांग्रेस की बात। कांग्रेस, आरजेडी चाहे जितनी बड़ी पार्टी हो बिहार में, इस बार कांग्रेस बहुत उनको भाव नहीं दे रही। वो दिल्ली में चाहे वो 38 मिनट की मीटिंग हो, चाहे कल ही जो आरजेडी ऑफिस में ही जो महागठबंधन की मीटिंग हो, बिल्कुल कांग्रेस उस इश्यूज पर, अल्लाह बरू ने तो कहा कि आप बार बार क्यों उस सवाल को पूछते हैं जिस सवाल पर मैं अपना स्टैंड क्लियर कर चुका हूं। भाई, कांग्रेस स्टैंड क्लियर कर चुकी है, तो फिर ये लालू प्रसाद जी क्यों बोले मोतिहारी में जाकर के कि कोई माइका लाल सीएम बनने से तेजस्वी को नहीं रोक सकता है। भुइयां मुसहर रैली में तेजस्वी जी क्यों बोलते हैं कि भाई जब हमको मुख्यमंत्री बनाइएगा तभी आपके नहीं। आप डॉक्टर संजय ठीक कह रहे हैं, आप पीछे की बात कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं इंद्रभूषण जी बोलेंगे, हमारे साथ संतोष जी भी आ गए, आपका स्वागत है। इंद्रभूषण जी, मैं सीधा सवाल आपसे करना चाह रहा हूं। ये कहते हैं कोई माइका लाल बनने से रोक नहीं सकता, तरह तरह की बात। मनोज झा तो अभी भी कह रहे हैं कि इस पे कोई डाउट ही नहीं है, क्लियर है, ये मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। और ये समझ में आता है कि भाई सबसे बड़ी पार्टी है तो उनको होना भी चाहिए। पर कांग्रेस अभी भी नहीं मान रही है। क्या सिर्फ सीट वजह है या और भी कुछ वजह है? इंद्रभूषण जी, इंद्रभूषण जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओ, इंद्रभूषण जी तक आवाज पहुंच नहीं रही है। संतोष जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या कल भी कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाती है पर सीएम उम्मीदवार पे तैयार नहीं होती है? कैसे देख रहे हैं आप इसको? निश्चित तौर पर कांग्रेस इस बार नए मूड में है, नए अंदाज में है। कांग्रेस की अलग रणनीति है, अपने संगठन का विस्तार करने की कांग्रेस की रणनीति रही है।
और कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति पर काम कर रही है। बिहार में संगठन को लेकर काम कर रही है और साथ ही कैंडिडेट को लेकर सीट वाइज वो कैंडिडेट अपना तय कर रही है और ज्यादा से ज्यादा सीट लेने को लेकर के वो कांग्रेस पार्टी पर दबाव अपना बनाना चाहती है। इस सीटों को लेकर के कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में अभी घोषणा नहीं करना चाहती है कि गठबंधन हो जाए, ज्यादा से ज्यादा सीटें ले ले, उसके बाद घोषणा करेगी। लेकिन ये बात तो कटु सत्य है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार इंडिया गठबंधन में तेजस्वी ही होंगे और एनडीए में नीतीश होंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी अभी बार्गेनिंग कर रही है और बार्गेनिंग के कारण ही मुख्यमंत्री पद के रूप में अभी घोषणा नहीं कर रही है। अल्लाह वरू हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, तो टोटल नेता केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर चल रहे हैं और राहुल गांधी इस बार बिहार में कुछ नया करने की सोच रहे हैं, ज्यादा सीट और ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने की बात कर रहे हैं। यही कारण है कि कांग्रेस अभी तक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में ठीक है। मैं इस ये अंदर की जो बात है ये मैं फैजान अहमद साहब से भी जानना चाहूंगा, लेकिन मैं पहले इंद्रभूषण जी के पास जाता हूं, उनसे बात नहीं हो पाई थी। इंद्रभूषण जी, क्या जो सहनी का डिमांड है या जो कांग्रेस का डिमांड है, ये दोनों पूरा करने की स्थिति में है क्या आरजेडी? मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं कि एक तरफ साहनी जोर से बोल रहे हैं मुख्यमंत्री के उम्मीदवार ये हैं, यानी साहनी के साथ क्या कोई डील हो गई है, इसलिए वो तेजस्वी यादव के पक्ष में जोरदार राग अलाप रहे हैं? और क्या कांग्रेस के साथ बात नहीं बनी है इसलिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बना करके अल्लावरू अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं, अभी बात आगे बढ़े तभी कांग्रेस मानेगी और कहेगी सीएम पद के उम्मीदवार ये हैं? जो 60 सीट देने को तैयार हैं, 50 सीट, तो सहनी को 50 सीट कहां से देंगे? ये तो सीधा लग रहा है कि सहनी जी इसी बहाने भागने की तैयारी कर रहे हैं। सहनी को 3 सीट मिला लोकसभा में, उसके नाते भी आप तय करेंगे तो क्षेत्रीय 18 सीट हुआ, 20 सीट हुआ। ये 60 सीट 50 सीट कहां से डिमांड कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है क्या है उनका। इसलिए ये एकदम मुझे सहनी जी का जो भी रणनीति है या सहनी जो बता रहे हैं कुछ समझ में आ नहीं रहा है बॉस। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस इस बार इसीलिए अभी तक तेजस्वी जी को नेता के तौर पर नहीं घोषित कर रही है कि उसको सीट लेना है अपने मन मुताबिक, अपनी सीटें। पिछली बार क्या हुआ था कि 60-70 सीटों में करीब 35-40 सीट वो राजद ने वो सीट दे दी जो जहां से वो कभी जीत नहीं पाई है। वो जदयू और भाजपा की माने गढ़ वाली सीटें हैं। तो कांग्रेस इस बार उस झमेले में नहीं है फंसने वाली। कांग्रेस इस बार अपनी सीटें लेंगी। 50-55 जो सीट देगा राजद, वो 55 सीट कांग्रेस खुद चुनेगा अपने वोटर के हिसाब से, अपने मजबूती के हिसाब से। तो मेरा मानना कि कांग्रेस को 50 से 60 सीट मिलेगा और सहनी को 10 से सीट मिलने का कोई मतलब ही नहीं है और देगा भी नहीं। इसलिए सहनी जी बार 60-60, 50-60 कर रहे हैं कि वो दोनों बगल बार्गेन कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ भी जा रहे हैं, इधर भी आ रहे हैं। और सहनी को अगर नियम से भी आप देखें तो क्षेत्रीय 18-20 सीट के लिए वो एलिजिबल हैं। अगर लोकसभा से आप तुलना करें तो 60 सीट कहाँ से मिलेगा? अब हमको समझ नहीं आ रहा है कि अब सहनी जी की क्या रणनीति है। वो 17 से यही करके अपने आप को बनाए हुए। ठीक है, पर फैजान अहमद साहब, ये जो कहा जाता है कि कांग्रेस चाहती है कि मुस्लिम बाहुल इलाके में ज्यादा से ज्यादा सीटें उसको मिले, आपको लगता है आरजेडी ऐसा करने जा रही है? आरजेडी क्या अपना ग्रिप जो मुस्लिम समाज पर बना हुआ है उसका सालों से, वो क्या आरजेडी खोना चाहेगी? पहला सवाल। दूसरा सवाल, बीजेपी भी भाव दे रही है मुकेश सहनी को। क्या आपको यह लगता है कि बीजेपी भी ये मानती है कि 3 से 4% वोट मुकेश सहनी के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए मुकेश सहनी इंपॉर्टेंट हैं और उस लिहाज से दिलीप जायसवाल भी मिलते हैं? दिलीप जायसवाल मिलते हैं, बात मीडिया में लीक भी हो जाती है, खुद भी बोलते हैं। प्रेम कुमार कहते हैं कि नहीं, कोई उनको बुलाया नहीं गया है, लेकिन आएंगे तो हम स्वागत करेंगे। इसका मतलब है कि पॉलिटिकल पावर जो भी उनके पास है उसको एनडीए रिकॉग्नाइज कर रही है। मतलब कुछ सीटें एनडीए भी उनको दे सकती है। वजह यह है कि 3 से 4% वोट उनके साथ है। देखिए, दोनों ही अलायंस कुछ न कुछ गलतफहमी में है
सहनी के बारे में। उनको लगता है कि ये 2-3-4% जो वोट है मल्लाह और मछुआ का, वो उनके साथ है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो सारा का सारा वोट उनके सहनी जी के पीछे है। और अगर इतना ही पीछे होता तो वो अभी तक राजनीति में उनका कद जरूर बढ़ा हुआ होता। इस तरह से दोनों तरफ वो दोनों अलायंस में कभी इधर कभी उधर ये नहीं करते। आपने एक पहला क्वेश्चन ये पूछा कि कांग्रेस और आरजेडी में इस बात को लेकर के थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है कि वो मुस्लिम बाहुल सीटों पर सीटें किसको मिलेंगी, कांग्रेस को या आरजेडी को। देखिए, हिस्टोरिकली अगर आप देखिए तो सीमांचल का जो एरिया है वहाँ ज़्यादा प्रभाव कांग्रेस का रहा है। वो किशनगंज हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो, ये मतलब 3 मेजर जो मुस्लिम बाहुल्य डिस्ट्रिक्ट्स हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि आरजेडी का भी वहाँ असर है। आरजेडी के भी अब जैसे आरजेडी के बहुत कदावर नेता तस्लीमुद्दीन वहाँ वहीं से थे, इसी तरह से और भी आरजेडी के कई नेता हुए, आरजेडी के वहाँ से एमएलए भी हुए हैं, कांग्रेस के भी एमएलए हुए हैं, कांग्रेस के भी एमपी रहे हैं। लेकिन इसलिए मान के चलिए कि दोनों का वहाँ असर। अब देखिए, कांग्रेस का असर ट्रेडिशनली तो जरूर रहा, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया जब कांग्रेस की तरफ से मुसलमानों का रुझान घटता गया 1989 के बाद, तो उसका सीधा असर जो फायदा हुआ वो आरजेडी को हुआ था। तो आरजेडी का भी वहाँ अपना स्ट्रांग बेस बना सीमांचल एरिया में जहाँ मुस्लिम है। अब ये बात है कि अब ये दोनों पार्टी जब एक साथ हैं तो इनको ये तय करना होगा कि भाई किसको कितनी सीटें मिलेंगी। मुझे लगता है कि दोनों ही को वहाँ सीटें मिलेंगी और शायद बराबर बराबर से ही मिले। अब ये अलग बात है कि कांग्रेस की तरफ से वहाँ किसको खड़ा किया जाएगा या किसको वो पसंद करेंगे, लेकिन बहरहाल कांग्रेस जो अपनी सीटें हैं वहां से जरूर लड़ेगी। जो पिछली बार अभी भी कहा जा रहा है बात के साथ, पिछली बार जो 70 सीटें दी गई कांग्रेस को, ज्यादातर सीटें वो हार गई। तो उसमें वजह यही है कि उसको ऐसी सीटें दे दी गई थी जहां से न कभी कांग्रेस जीती थी न कभी आरजेडी जीती थी और बीजेपी का वहां गढ़ रहा था। इस बार कांग्रेस की ये शर्त है कि हमें वैसी सीटें चाहिए जो मेरी पसंद की हों, यानी हम अपनी पसंद की सीटें लेंगे और उसमें जाहिर ऐसी सीटें नहीं लेंगे जहां से हमको हारने की उम्मीद है। अब देखिए, इसी पे बात होगी। जहां तक लीडरशिप के ताल्लुक है, वह अभी तक कोई फेस ही नहीं दिया गया। तो देखिए, एक चीज तो तय है, डिक्लेयर करें या न करें, हो सकता है अभी बहुत प्रीमेच्योर उनको लग रहा हो कि डिक्लेयर करना, लेकिन बहरहाल डिक्लेयर जब भी करेंगे तो वो तेजस्वी यादव का ही नाम डिक्लेयर होगा, क्योंकि कांग्रेस बहरहाल उस पोजीशन में नहीं होगी कि उसका सीएम हो बने या मुख्यमंत्री बने। उसकी सीट ही उतनी ज्यादा नहीं होगी, ना वो उसको इतनी सीटें मिलेंगी कि वहां से वो कंटेस्ट करे। इसलिए आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तेजस्वी यादव का ही नाम डिक्लेयर होगा एज सीएम फेस, क्योंकि कांग्रेस में कोई फेस है ही नहीं पूरी पार्टी में। चलिए, ये बात जो आप कह रहे हैं, पर बड़ा सवाल यहीं पर तो खड़ा उठता है कि जय कोसी और सीमांचल की मांग तो पप्पू यादव ने कर दी है। क्या आरजेडी उस मांग को मानने के लिए तैयार होगी या बराबर बराबर सीटों का बंटवारा होगा? डॉक्टर संजय, जो फैजान अहमद साहब कह रहे हैं, आपको यह लगता है कि बराबर बराबर सीट के लिए भी आरजेडी तैयार हो जाएगी? इंटरेस्टिंग बात यही है। देखिए, 2 सवाल बार बार आरजेडी और कांग्रेस के रिश्ते को लेकर के उठता है। ये मैं इंद्रभूषण जी से भी पूछूंगा, पर आपसे पहले पूछना चाहता हूं, एक तो ये नंबर ऑफ सीट्स, कितनी सीट चाहती है कांग्रेस? दूसरी बात उठती है मन माफिक सीट, मन चाही सीट। क्या ये दोनों पॉइंट कंटेंशन के हैं, कन्फ्रंटेशन के हैं, दोनों के बीच में चल रहा है, या 70 से कम सीट पर कांग्रेस तैयार हो जाएगी लेकिन उसको मनचाही सीटें चाहिए? तो मेरे पास तो जानकारी है 55 सीट पर कांग्रेस मान जाएगी, 55 से ज्यादा सीट आरजेडी नहीं दे पाएगी। लेकिन क्या 55 मनचाही सीटें होंगी? ये एक सवाल जरूर उठता है। और दूसरा कि क्या मुस्लिम बाहुल इलाके में बराबर बराबर सीटों पर बात बन जाएगी? ऐसी गुंजाइश आपको दिखाई पड़ती है? यानी आरजेडी एक्सेप्ट कर लेगी कि मुस्लिम्स में कांग्रेस की पकड़ बढ़ती जा रही है, इसलिए आरजेडी ये मानने के लिए बाध्य होगी। कैसे देखते हैं आप डॉक्टर संजय? क्यों नहीं
नहीं मानेगी? आरजेडी के पास विकल्प क्या है? कल पप्पू यादव ने तो साफ कहा कि कोसी और सीमांचल, वो जो पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज का जो इलाका है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमारी यहाँ जमीन रही है, वहां से तो कांग्रेस के सांसद रहे, तो क्यों नहीं मानेगी? और रह गई बात कि बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं कि 70 की जगह पर 55 सीट पर ही कांग्रेस मान जाएगी, लेकिन इस बार मजबूत सीटों की दावेदारी कांग्रेस की है। वो कहती है कि भाई पिछली बार 70 आपने दिया, 45 तो ऐसी सीटें दे दी जिस पर 4 बार से महागठबंधन कोई कभी नहीं जीता है। वो सीट लेकर के हम क्या करेंगे? सीटों की गिनती आप करवा देते हैं और वो सीट मजबूत सीटें होती हैं एनडीए के लिए, तो हम वैसी गिनती में भरोसा नहीं करते हैं। तो 55 वाली बात, 50 वाली बात, 57 वाली बात में दम है कि वो 70 ना भी मिलेगा तो मजबूत सीटों पर कांग्रेस मान जाएगी। अब रह जाएगी कि मजबूत सीटें कहाँ हैं कांग्रेस के लिए? वो सीटें जो दलित बहुल हो, वो सीटें जो मुस्लिम बहुल हो, वो सीटें जो ओबीसी बहुल हो। कांग्रेस तो अभी उसी की राजनीति कर रही है ना। या तो मुस्लिम ओरिएंटेशन उधर हुआ है तो लगता है कि सीमांचल में अगर हम जाएंगे तो हमारी ताकत जो है वो बढ़ जाएगी और हमें सफलता भी मिलेगी। दलित जो सीटें हैं, जो सुरक्षित सीटें हैं या जहां पर दलित आबादी अच्छी खासी है, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक उनके दलित हैं, और कैसे राहुल गांधी बार बार आकर के बिहार में दलितों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। तो उन सीटों पर कांग्रेस जरूर दावेदारी पेश करेगी कि हाँ हमें ये होना चाहिए। रह गई बात, हम इसको बराबरी के तौर पर न देख करके इस नजरिए से भी देखें कि कांग्रेस कहेगी कि क्या आप सीमांचल में जीत जाएंगे क्या? ओवैसी फिर नहीं लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो पिछली बार ओवैसी 5 जीत गए थे, इस बार क्या नहीं जीतेंगे? लेकिन अगर हम वहां लड़ते हैं तो ओवैसी को भी हम कहीं ना कहीं से साधने में या उनको डाइल्यूट करने में हम कामयाब होंगे। इसलिए लड़ने दीजिए हमको सीमांचल में, लड़ने दीजिए हमको कोसी के इलाके में, लड़ने दीजिए दलित बहुत सीटों पर, और आपकी जहां मजबूत उपस्थिति है वहां आप लड़िए। तो मैं मानता हूं कि एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी, और यही कारण तो है कि कृष्णा अल्लाह बरू के आने के बाद ये जो लालू प्रसाद जी का एक जो दबाव होता था कांग्रेस पर, उस दबाव से इस बार कांग्रेस थोड़ा बाहर दिख रही है। भाई हमको एक सम्मानजनक तरीके से सीटें दीजिएगा, हम लड़ेंगे, मजबूत सीटें दीजिएगा, हम लड़ेंगे, अदरवाइज एक फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए हम क्यों आपके साथ आएंगे? और वो रिफ्लेक्शन दिखा कल पटना में भी। अल्लाह बरू भी थे तो बराबरी के ये में बैठे हुए थे, जहां आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, 19 सीटों वाली कांग्रेस के अल्लाह बरू भी बराबरी की तरह बोल रहे थे। और प्रेस को भी जब ब्रीफ करने की बात हुई तो उनके तेवर में जरा भी कोई ये नहीं था। उन्होंने कहा कि क्यों सवाल फिर बार बार वही सवाल दोहरा करके ये करते हैं, हमारे यूनिटी पर, हमारी एकता पर आपको क्यों इस तरह का डाउट होता है? तो लेकिन उनका कॉन्फिडेंस झलक रहा था। और दिल्ली में तो सब लोगों ने देखा कि कैसे राहुल गांधी जो पहले छोड़ने आते थे तेजस्वी जी को बाहर तक, आपने नहीं देखा होगा कि वो कृष्णा अल्लाह बरू आए छोड़ने ही। तो वो तो कांग्रेस इस बार थोड़ा सा लग रहा है कि वो अपने कॉन्फिडेंस में है, हम जीतें हम हारें, लेकिन ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय फलक पर हमारी ताकत है तो बिहार में हम कभी ताकत में नहीं रहे हैं, या फिर से अगर हम अपने लोगों को ऊर्जान्वित करेंगे, कार्यकर्ताओं को तैयार करेंगे और दलित, ओबीसी और मुस्लिम का फिर से एक बार गठजोड़ अगर हम बनाएंगे तो फिर से कांग्रेस एक उम्मीद नहीं हो सकती है। अरे भाई बीजेपी को हराना है, एनडीए को किनारे करनी, तो या नहीं, तो नहीं वो बात तो यहीं पर तो एक बात ये हो जाती है ना इंद्रभूषण जी, आपको मेरी आवाज मिल रही हो कि एक बार कहा जाता है नीतीश सीएम नहीं होंगे, कि बीजेपी के कई नेता दौड़ पड़ते हैं कि नहीं नीतीश ही सीएम होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा, और इधर कांग्रेस से बार बार उनके मुंह में हाथ डाला जाता है कि तेजस्वी सीएम होंगे कि नहीं होंगे, तो वो कहते हैं कि भाई अभी आप बार बार वही सवाल क्यों कर रहे हैं, बार बार वही सवाल क्यों कर रहे हैं। तो ये साफ अंतर दिखाता है कि अभी भी पॉलिटिक्स में भले ही तेजस्वी के पास वोट बैंक ज्यादा हो, वोट का आधार ज्यादा हो, लेकिन नीतीश कैसे राजनीति में डोमिनेट करते हैं ये साफ दिखाई पड़ता है। और इसीलिए जेडीयू ने तो पोस्टर भी निकाल दिया 225 से 30 फिर नीतीश,
आपने देखा होगा इंद्रभूषण जी। इंद्रभूषण जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए संतोष जी, यह सवाल आपके साथ भी है कि एक तरफ तेजस्वी अनडाउटेडली सबसे बड़ी पार्टी है, होना चाहिए, इस पे तो सवाल ही नहीं उठना चाहिए, लेकिन आप देखिए कि तीसरे नंबर की पार्टी को भी बीजेपी कह रही है मुख्यमंत्री यही होंगे, पीछे से कोई सिगुफा छोड़ता है, लेकिन तेजस्वी के मुद्दे पर कांग्रेस कह रही है अभी इसको साइड में रखो, अभी इसको साइड में रखो। आपको नहीं लगता कि तीसरे नंबर की पार्टी होने के बाद, और अभी एक और सर्वे आया है, 15% लोग नीतीश कुमार को सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं और 36% लोग तेजस्वी यादव को सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। उसके बावजूद महागठबंधन में सीएम के उम्मीदवार ये होंगे, उस पे अभी रस्साकसी चल रही है, पर नीतीश ही सीएम के उम्मीदवार हैं, ये जोर जोर से पार्टियां बोल रही हैं, एनडीए में सब बोल रहा है। आप जीतन राम मांझी से पूछिए, वो कहेंगे बिल्कुल स्वस्थ हैं। अगर कोई बीजेपी में घुमावदार बोला तो सम्राट चौधरी चीख चीख कर क्लैरिफाई करते हैं नीतीश ही सीएम होंगे। तो ये देखिए, ये जो अंतर दिखाई पड़ता है, ये साफ बताता है कि कैसे नीतीश बिहार पॉलिटिक्स को अभी भी डोमिनेट कर रहे हैं। पर नीतीश कुमार पिछले 20 वर्षों से डोमिनेट कर रहे हैं और अपनी शर्तों पे राजनीति कर रहे हैं, और वो जो चाहते हैं वही हुआ है 20 वर्षों में। चाहे लालू प्रसाद के साथ गए तो अपनी शर्तों पे गए हैं, भाजपा के साथ रहे हैं तो अपनी शर्तों पे रहे हैं। भाजपा की जीती हुई लोकसभा की 5 सीटें उन्होंने नीतीश कुमार ने ली है। तो आप जान लीजिए कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर जो भी बात लोग कहें, लेकिन चुनाव के बाद अगर नीतीश कुमार थोड़ा भी स्वस्थ रहेंगे तो मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार नहीं छोड़ेंगे। हमेशा वो मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के ही, आप कई बार वो गए, पिछली बार भी वो आरजेडी के साथ 2 बार गए, फिर भाजपा के साथ गए। जब भी जाते हैं, वो कहीं जाते हैं तो मुख्यमंत्री की कुर्सी के साथ जाते हैं, इस्तीफा देते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं। तो इसलिए एनडीए में कुछ भी हो जाए, जब तक नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार जब तक चाहेंगे वो मुख्यमंत्री रहेंगे, वो स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री रहेंगे। और जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है, तो इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है। आरजेडी भी मुख्यमंत्री पद से कोई समझौता नहीं करेगी। तेजस्वी यादव को अगर कांग्रेस मुख्यमंत्री नहीं मानेगी तो अलग रास्ता अख्तियार करेगी। लेकिन और जैसे कांग्रेस के अलावा बाकी दल के लोग हैं, कम्युनिस्ट हैं, चाहे बाकी दल है, वो तो मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव को स्वीकार कर ही रहे, केवल कांग्रेस नहीं स्वीकार कर रही है। तो कांग्रेस की अपनी राजनीति है, वो अपनी राजनीति कर रही है, ज्यादा से ज्यादा सीट, जीतने वाली सीट लेने के लिए वो बार्गेनिंग कैपेसिटी को लेकर के कर रही है। आप एक बात जान लीजिए, आज हो, महीना दिन बाद हो, अभी चुनाव में काफी समय है, और चुनाव से पहले तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट निश्चित तौर पर घोषणा करेगी। इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ही होंगे, ये बात आप जान लीजिए। और उसके लिए अब तरह तरह के बयानबाजी होते रहेंगे, कांग्रेस के नेता कुछ बोलेंगे, लेकिन आरजेडी समझौता नहीं करेगी। अगर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार उनको नहीं माना जाएगा तो आरजेडी गठबंधन तोड़ देगी और अपने वाम दलों के साथ, मायावती के साथ, झारखंड के साथ, नए नए दलों के साथ गठबंधन करके वो चुनाव लड़ेगी। ये ठीक है, ठीक है, चुनाव तो लड़ेगी, पर कल का जो फोटो ऑप था, फैजान अहमद साहब राइट में मुकेश सहनी, लेफ्ट में अल्लाह वरू, मतलब समझा जाए कि इस बार तेजस्वी यादव सीएम बनते हैं तो 2 उप मुख्यमंत्री होगा, एक कांग्रेस से तो जरूर होगा, वीआईपी पार्टी से होगा कि नहीं होगा इस पे संशय हो सकता है, लेकिन कांग्रेस से एक जरूर होगा, ऐसा दिखाई पड़ता है। देखिए, अभी ये कहना तो मुश्किल है। नहीं, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में पूछना चाह रहा हूं सर, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में पूछना चाह रहा हूं। आपको याद होगा शाहनवाज आलम जब आए थे तो उन्होंने जोर दे करके कहा था कि 2 उप मुख्यमंत्री होगा, एक अल्पसंख्यक समाज से होगा और एक अगड़ी जाति से होगा। मेरे ख्याल से ये उनके बयान थे। अब शायद वो अगड़ी जाति पिछड़ी जाति हो जाए और अल्पसंख्यक तो एक होगा ही होगा, उस पर ये जोर देंगे ही। तो अगर 2 नहीं हो, पर क्या आपको दिखाई पड़ता है कि एक होगा? और जहां तक मुकेश सहनी का सवाल है, उनके पास भले ही 1 सीट ना हो, पर उनकी पार्टी जोर जोर से कहती है, सिर्फ सहनी ही नहीं, हम
कर्पूरी ठाकुर के स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे हैं। मुकेश सहनी उस समाज से आते हैं जिसका वोट 36% है। मुकेश सहनी की पार्टी ये प्रोजेक्ट करने में लगी है कि मुकेश सहनी 36% वाली आबादी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इसलिए जो पार्टी इसको अपनाएगी उसको बहुत फायदा होगा। देखिए, आपको याद होगा कि जब पिछली बार नीतीश कुमार और आरजेडी में जो संबंध बना था, उस वक्त भी कांग्रेस की तरफ से, मतलब हम सेंट्रल लीडरशिप की बात नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस, बिहार कांग्रेस की तरफ से इस तरह का डिमांड आया था कि उप मुख्यमंत्री बनाया जाए कांग्रेस को। यहाँ तक कि कहने वालों ने तो ये भी कह दिया कि उप मुख्यमंत्री मुसलमान होना चाहिए। बहरहाल वो एक जो लोकल लेवल की बात थी, इसमें सेंट्रल कांग्रेस लीडरशिप का कोई हाथ नहीं था और न ही इस तरह की कोई डिमांड हुई थी और न ही इस तरह की कोई बात मानी गई। लेकिन अभी जो चुनाव हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कोई इस तरह की शर्त रखने जा रही है कि मेरा उप मुख्यमंत्री होगा या हमको ये प्लेसमेंट मिलना चाहिए या ये हमको डिपार्टमेंट मिलना चाहिए। लेकिन जिसने किया है उसको तो तेजस्वी जी ने अपने दाहिनी तरफ बढ़ा लिया, माने वेरी इंपॉर्टेंट पार्टी, सॉरी, विकासशील इंसान पार्टी लेकिन उसको तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्टी बनाया। कल उन्होंने अपने बगल में बैठा करके किसको क्या दिखाना चाह रहे थे, अपने दल, अपने अलायंस के दलों को दिखाना चाह रहे थे या एनडीए के दलों को दिखाना चाह रहे थे, देखिए हम उनको इतना भाव दे रहे हैं, इतनी इज्जत कर रहे हैं, तो हमारे ही साथ रहेंगे, आपकी तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन वो ये तो सब लोगों ने भी कहा कि उनका तो कोई ठीक नहीं है, वो तो कभी भी कहीं भी किसी वक्त भी किसी का साथ छोड़ सकते हैं, किसी का साथ पकड़ सकते हैं। इसलिए वो मोस्ट अनट्रस्टवर्दी पॉलिटिशियन हो गए हैं। और देखिए, छोटी पार्टियों के साथ ये बड़ा प्रॉब्लम होता है, जब चुनाव आता है तो उनके सपने बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, वो चाहे वीआईपी पार्टी हो, चाहे इनके हम पार्टी हो, ये सबका यही हाल है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत दिनों तक ये बात चलेगी। ठीक है, अभी चुनाव का एक घोषणा नहीं हुई, लेकिन चुनाव घोषणा एक बार हो जाए तो मुझे लगता है कि बहुत सी तस्वीरें खुद ब खुद साफ हो जाएंगी। बहुत सारी तस्वीरें खुद ब खुद साफ हो जाएंगी, पर एक बात जरूर है कि वो 60 मांगते हैं, आरजेडी के भीतर के नेता कहते हैं बहुत हम देंगे तो 11, कोई कहता 15 से ज्यादा देने वाले कोई नेता नजर नहीं आते हैं जो इस तरह की बात करते हैं। 15 भी नहीं। पर एक लोग कहते हैं कि भाई एनडीए 6 सीट ऑफर कर रहा है, हम 11 दे सकते हैं मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं देंगे। सवाल यह है कि तेजस्वी ने बगल में बिठा लिया तो अब तो एनडीए भी उनका भाव ज्यादा लगाने के लिए मजबूर होगा। डॉक्टर संजय, ये तो मुकेश सहनी की राजनीति दौड़ पड़ी जिसके लिए वो जाने जाते हैं, बगल में बैठे, तो अब तो एनडीए को ज्यादा भाव लगाना पड़ेगा ना। क्योंकि कल आरजेडी के एक बड़े नेता हमसे कह रहे थे कि अरे ये सीधे बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप के कांटेक्ट में। नहीं, देखिए, एनडीए मुकेश सहनी जी को खूब जानती है और आरजेडी भी जानती है। आरजेडी ने 3 लोकसभा में सीटें दी थी तो वो उम्मीदवार उस पार्टी के थे, लेकिन तय व्यक्ति कौन तय किया था कि वो उम्मीदवार किसके थे, वो आरजेडी के उम्मीदवार थे। मुकेश सहनी जी भी इस बात को समझते हैं। तो पिछली बार उधर गए थे तो 11 सीट ही तो एनडीए दी थी, ठीक है, 4 इनके जीत गए थे और बाद में फिर वो बीजेपी में चले गए। तो एनडीए भी इनके इस बार्गेनिंग पॉलिटिक्स को खूब समझती है। और तेजस्वी जी मैसेजिंग कर रहे थे, जो दिलीप जायसवाल जी ने बाहर आकर के कहा कि वो हमारे कांटेक्ट में है, तो कल बगल में बैठा करके शायद इंद्रभूषण जी बोल रहे थे कि कभी कभी पार्टियां एक्सपोज करती है कि भाई जब आपको हम इस तरह से पब्लिक में दिखाएंगे तो कल आप जब भागेंगे तो भागने के बाद फिर आपका जो फेस वैल्यू है उसका कोई बहुत मतलब नहीं रह जाएगा। तो तेजस्वी जी एनडीए को दिखाने के लिए करे ना करे, लेकिन एक्सपोज करने के लिए कि देखिए मुकेश सहनी जी मेरे साथ हैं। पिछली बार भी तो मौर्या होटल में वहां से भाग गए थे यही कह करके न कि पीठ में छुरा भोंका गया। तो आरजेडी इनको कहां से सीटें दे देगी जब उनके पास उनके मजबूत अलायंस पार्टनर लेफ्ट है, उनके पास कांग्रेस जैसी अलायंस पार्टनर नहीं, तो उप मुख्यमंत्री बनाएगी, ये बता दीजिए।
काहे के लिए मुख्यमंत्री बनाएगी भाई? इसमें कहा कोई ये वाली बात है कि वो उप मुख्यमंत्री काहे के लिए बनाने जाएगी आरजेडी? अब कोई व्यक्ति अपने मन से कुछ बोलते चले तो उसको कौन रोक सकता है कि आप मत तो बोलिए? संतोष जी, उप मुख्यमंत्री बनाएगी आरजेडी? आपको लगता है? वो अपने खुद ही बोल रहे हैं। अरे कल बगल में बिठा लिया तो अब तो जोर जोर से बोलेंगे कि देखो हम उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं और अति पिछड़ा समाज से आते हैं। कर्पूरी ठाकुर के स्क्रिप्ट को हम आगे बढ़ा रहे हैं, उनके प्रवक्ता बोल रहे थे, तो अब तो वो बोलेंगे ही ना कि हम उप मुख्यमंत्री हैं। देखिए, हर कोई चाहता है जैसे जीतन राम नहीं, चाहता तो हम, चाहने में क्या है, वो हम भी चाहते होंगे, लेकिन बन पाएंगे कि नहीं ये पूछना जी। तो चुनाव के बाद कितनी ज्यादा सीटें जीत पाते हैं उस पर डिपेंड करता है कि कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। नहीं, पर कितनी सीटें मिलेंगी उनको? कितनी सीटें? जैसे अभी फैजान साहब कह रहे थे 11 भी मुश्किल है। देखिए, मुझे लगता है कि लोकसभा में जितनी सीटें मिली थी उसी के अनुपात में तब तो 15 मिल जाएगी, पर जीते एक भी नहीं। वो जीते एक भी नहीं, तो एक भी नहीं थे। 15 से 18 के बीच मिल सकती है इंडिया गठबंधन में सीटें, क्योंकि कांग्रेस से जो सीटें घटेगी, कांग्रेस 70 से 55 पर आएगी, 50 पर आएगी, तो जो सीटें बचेगी और तेजस्वी यादव कुछ अपनी सीटें छोड़ेंगे। क्योंकि देखिए, तेजस्वी यादव की जो जीती हुई सीटें हैं वो तो न कांग्रेस को देंगे न किसी को देंगे। जो बाकी सीटें उसी में से बंटवारा होगा, कांग्रेस को मिलेगा या मुकेश सहनी को मिलेगा। कम्युनिस्ट पार्टी की भी जो जीती हुई सीटें हैं वो भी किसी दूसरे को नहीं जाएगी। तो जो बची हुई सीटें हैं, मान के चलिए कि 130 सीट जो बची हुई है उसी में बंटवारा होगा। आरजेडी लड़े, कांग्रेस लड़े और बाकी दल लड़े, बंटवारा होगा। तो मुझे लगता है कि मुकेश सहनी को 15 या 18 सीट मिल सकता है और कांग्रेस को भी 50-55 के आसपास सीट मिल सकती है। बाकी आरजेडी और सर, मुझे लगता है आप क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या 15-18 सीट आपको लगता है और उप मुख्यमंत्री पद की क्या गुंजाइश है? दोनों तरफ की बात कर दीजिए, एनडीए और महागठबंधन दोनों तरफ की बात। मुझे लगता है 15 से 18 सीटें मिलेगी। मैं फैजान अहमद साहब से कमेंट लेना चाह रहा हूं इस पे। देखिए, जो ट्रैक रिकॉर्ड है साहनी जी का, तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि उन्हें बहुत ज्यादा सीटें मिलेंगी, क्योंकि एक मरतबा अगर उनको आरजेडी से 10-11 सीटें मिल गई तो वो छोड़ के दूसरे अलायंस में जाने की पोजीशन में नहीं होंगे। एक जगह से उनको अगर सीटें मिल जाएंगी तो, और मुझे नहीं लगता कि फिर एनडीए उनको इतनी भी सीटें दे पाएगा, इसलिए वो 10 ही तक रखिए ज्यादा से ज्यादा। और उप मुख्यमंत्री का क्या होगा? वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर 10 सीटें लड़ते हैं तो उसमें 4-5 सीटें ही तो जीतेंगे, तो 4-5 सीट वाला उप मुख्यमंत्री हो जाएगा। और कांग्रेस और लेफ्ट वाले क्या करेंगे फिर? नहीं, वो कहेंगे मुख्यमंत्री बनाएंगे क्या? पर वो कहते हैं ना 36% वोट का रिप्रेजेंटेटिव हूं मैं, 36% की बात करते हैं। अब वो 8% से भी ऊपर जा चुके हैं। नहीं, मैं इस अरिथमेटिक को समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि 36% कहां से आ रहा है। ठीक है, बहरहाल ये राजनीति है और इसको चमकाने की कोशिश हर छोटी पार्टियां करती है। बड़ी पार्टी तो करती ही है, लेकिन छोटी पार्टियां चुनाव से पहले जोरदार तरीके से करती है। ऐसे में सवाल उठता है कि वीआईपी पार्टी जो इन दिनों चर्चा में, किधर? और कल से चर्चा और तेज हो गई जब तेजस्वी यादव के बगल में बैठे। ये क्या सिंबलाइज करता है? क्या महागठबंधन उनको ज्यादा तवज्जो देने जा रही है? क्या वाकई उप मुख्यमंत्री बनेंगे? वैसे तेजस्वी यादव ने इस पर कोई क्लैरिटी नहीं दिया है। तो गंभीर सवाल यह उठता है कि मुकेश सहनी किधर और कितनी सीटों के साथ मैदान में उतरेंगे। और दूसरा बड़ा सवाल है कि पारस को महागठबंधन में न्योता नहीं दे करके क्या उनको अपमानित किया गया है, या तेजस्वी के तरफ से जो मैसेज दिया गया है कि अभी खिड़की खुला है, आगे देखिए क्या क्या होता है। तो क्या पारस महागठबंधन का हिस्सा बनेंगे? लेकिन पहली मीटिंग में उनको कोई न्योता नहीं मिला था। आगे जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे। फैजान अहमद साहब, संतोष कुमार जी, डॉक्टर संजय कुमार, इंद्रभूषण कुमार जी, बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।